सभी को नमस्ते। आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज उसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को समझे, बहुत महत्वपूर्ण है। आज से कह सकते हैं हम एक वास्तविक कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। एक ही शिक्षण विधि पढ़ेंगे, लेकिन वो भी इतनी डीप पढ़ेंगे, जितना महत्वपूर्ण है उतना सब पढ़ेंगे। हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे शिक्षण विधियाँ क्या होती है। तो एक अध्यापक के पास ज्ञान तो है, लेकिन वह अपने ज्ञान को अपने छात्रों तक पहुंचाना चाहता है, तो कहीं न कहीं एक संप्रेषण माध्यम की आवश्यकता होती है। यही संप्रेषण माध्यम है, वही शिक्षण विधि के रूप में प्रकट होता है। तो समझ ले शिक्षण विधि होती क्या है। वह साधन जिसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान को प्रभावी एवं रोचक तरीके से अपने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, वह साधन है, वह शिक्षण विधि कहलाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे साधन है, तो ये शिक्षण विधियाँ बन जाती है। और शिक्षण विधियाँ है वह संप्रेषण का माध्यम है, एक छात्र और एक अध्यापक के बीच कम्युनिकेशन डिवाइस है ये। अब संप्रेषण कई प्रकार के हो सकते हैं, वन वे हो सकता है, टू वे हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षण विधियाँ है वह संप्रेषण का माध्यम है, जो एक छात्र और अध्यापक को जोड़ने का कार्य करती है। इसके माध्यम से अध्यापक अपने ज्ञान को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब एक अच्छी शिक्षण विधि का चुनाव कैसे किया जाए, तो हर शिक्षण विधि की कोई न कोई विशेषता होती है। मनोविज्ञान क्या कहता है वो समझ लीजिए। शिक्षण विधि प्रभावी होनी चाहिए, ताकि आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको आप प्राप्त कर सके। तो एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर चर्चा पहले कर लेते हैं। तो एक शिक्षण विधि है वह प्रभावी तभी होगी जिसमें इतने सारे गुण हो। एक एक गुण की हम व्याख्या करेंगे। तो अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताओं में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधि का सबसे पहला गुण ऐसा होना चाहिए, शिक्षण विधि विषय के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक हो। अर्थात आपको ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव करना है कक्षा में जाकर कि उस शिक्षण विधि से बालकों में उस विषय के प्रति रुचि जागृत हो जाए। बिना रुचि के कोई पढ़ता नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रख ले। तो शिक्षण विधि है वह छात्रों में रुचि जागृत करे, ऐसी होनी चाहिए। तो शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, सबसे पहली विशेषता विषय के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। पहली विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता की बात करें, एक अच्छी शिक्षण विधि है वह क्रियाशीलता पे आधारित होती है। यहाँ क्रियाशीलता का मतलब समझ लें कि जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, क्रियाशील मैं हूँ, आप केवल सुनने का ही काम कर रहे हैं। जैसे कि व्याख्यान विधि में होता है, एक अध्यापक है वो बकता रहता है और जो श्रोता है वो सुनते रहते हैं, यानी कि वक्ता जो बकता है वही वक्ता होता है। तो वक्ता बोलता रहता है और श्रोता सुनता रहता है। अब सुनने वाला है वो क्रियाशील अवस्था में नहीं होता। तो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र भी क्रियाशील रहे। यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर काम करती है, अर्थात सभी इंद्रियां हैं वह बालक की कार्य करे, ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए। तो दूसरी विशेषता हो गई क्रियाशीलता पर आधारित होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है शिक्षण विधि है वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। अब यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षण विधि में मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत है, उसमें कितने पॉइंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण विधि क्या होती है। तो बहुत आसान है, छात्र की रुचि के अनुसार, छात्र की क्षमता के अनुसार, छात्र की आवश्यकता के अनुसार और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही एक अध्यापक को शिक्षण विधि का चुनाव करना है। फिर समझ लें, आप कक्षा में जा रहे हैं और बहुत सारे प्रकार के बालक मिलेंगे आपको, विभिन्न प्रकार के बालक आप पढ़ चुके होंगे। तो उसमें जितने भी प्रकार के बालक हैं वो एक ही शिक्षण विधि से नहीं सीखेंगे। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण विधि में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वह है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद छात्र की रुचि के आधार पर, छात्र की क्षमता के आधार पर और छात्र की क्या आवश्यकता है उसके आधार पर ही आपको शिक्षण विधि का चुनाव करना है। तो तीसरा हो गया, शिक्षण विधि है वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। चौथे पॉइंट की बात करें, एक शिक्षण विधि है वह शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। आप जो उद्देश्य निर्धारित करके कक्षा में जा रहे हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव करना है जिससे वो उद्देश्य प्राप्त हो जाए और छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के रूप में वो झलके।
जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, इन तीनों ही उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है ऐसी शिक्षण विधि का आपको चुनाव करना है। वरना कुछ अध्यापक तो ऐसे ही चौक लेके चले जाते हैं, डस्टर लेके, और कहते हैं चलिए हम पढ़ते हैं, पूरा बोर्ड भर देते हैं, बच्चों से कोई लेना देना नहीं, क्या पढ़ा रहे उससे भी कोई लेना देना नहीं। ऐसा ना करें, आपको इन विशेषताओं का है वह ध्यान रखना है। 5वें पॉइंट पे आए तो ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव अध्यापक को करना है जो बालकों के सर्वांगीण विकास को करने में सक्षम हो, क्योंकि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो आप ऐसी शिक्षण विधि के द्वारा बालकों को पढ़ाइए जो बालक का मानसिक विकास भी कर सके, बालक का शारीरिक विकास भी कर सके और बालक का संवेगात्मक विकास भी कर सके। अब यहाँ समझना है, बालक का सर्वांगीण विकास में 3 पक्ष महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से 3 पक्ष? तो एक तो है मानसिक विकास, बालक का होना चाहिए शिक्षण विधि के माध्यम से। दूसरा आता है बालक का शारीरिक विकास और बालक का संवेगात्मक विकास। तो सर्वांगीण विकास कर सके ऐसी शिक्षण विधि का आपको चुनाव करना है। अगली बात करें तो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो बालक में सामाजिक गुणों का विकास कर सके, जैसे कि उत्तरदायित्व की भावना, सहयोग की भावना, निर्वाह की भावना, परोपकार की भावना। तो शिक्षण विधि आपको सामाजिक गुणों के विकास के संदर्भ में चुनाव करना है, सामाजिक मूल्यों का निर्माण कर सके। और उत्तरदायित्व की भावना, ये बिल्कुल याद रखें, ये भी एक प्रकार का सामाजिक गुण है। तो शिक्षण विधि सामाजिक गुणों के विकास करने वाली होनी चाहिए। दूसरा है अनुशासन स्थापित करने में सहायक हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझें। कभी कभी आपने देखा होगा कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है और बालक है वो पीछे से चौक मार रहे हैं, एरोप्लेन उड़ा रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये होता है कि शिक्षक है उसे पढ़ाने नहीं आ रहा है या उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये भी हो सकता है। अगर पूर्ण ज्ञान है, उस पूर्ण ज्ञान के साथ अब छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके और बालकों में रुचि उत्पन्न कर सके, तभी बालक अनुशासन में रहेंगे। तो ये शिक्षण विधि है वो अनुशासन स्थापित करने में किस प्रकार सहायक है उसको समझना है कि अच्छी शिक्षण विधि है वह बालकों में रुचि तो उत्पन्न करती ही है, लेकिन बालकों को शिक्षक के प्रति एकाग्र भी करती है, अर्थात ध्यानाकर्षण में मदद करती है। और एक बालक रुचि के अनुसार और पूरा ध्यान लगा के पढ़ता है तो उसके दूसरे खुरापात नहीं सूझती है, वो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ेगा। तो अच्छी शिक्षण विधि है वह अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होती है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अगली पॉइंट की बात करें, मितव्ययी होनी चाहिए। अच्छी शिक्षण विधि मितव्ययी होनी चाहिए। आजकल जो नए नए तुर्रम खां टीचर बन रहे हैं, आप जैसे ही लोग बनेंगे, आपके पास तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप शिक्षण को बहुत उत्तम बना सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब इसमें 5 लाख रुपये खर्च होंगे तो बेचारा एक हेडमास्टर है जहाँ कुर्सी टेबल ही नहीं है, वो 5 लाख के आपको 10 रुपये भी नहीं देगा। मितव्ययी का मतलब हो गया शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो समय की बचत करे, दूसरा उपयोगी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और तीसरा है धन, ठीक है ना, समय भी बच जाए, पैसे भी बच जाए और साथ में उपयोग में भी आए। उपयोग की दृष्टि से मितव्ययी, समय की दृष्टि से मितव्ययी होनी चाहिए और धन की दृष्टि से मितव्ययी होनी चाहिए। अर्थात कबाड़ से जुगाड़ आपने सुना होगा। कुछ टीचर है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो कक्षा में टीएलएम का काम करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का, और बहुत कम बजट में बहुत अच्छी चीज़ बना देते हैं। यही कहलाती है मितव्ययी शिक्षण विधि। अगले बात करें, व्यावहारिक एवं प्रभावशील होनी चाहिए। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यावहारिक का मतलब ये हो गया कि आपने इतनी अच्छी शिक्षण विधि का चुनाव किया कि छात्र सब समझ रहे हैं। अब छात्र सब समझ रहे हैं और समझाते समझाते पता चला कि दिसंबर आ गया जुलाई से, तब भी एक ही चैप्टर हुआ आपका। तो ऐसी शिक्षण विधि भाई कोई काम की नहीं है कि आप अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आपका पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ व्यावहारिक का मतलब क्या हुआ वो समझ लें, समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने वाली होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, वह भी आपको याद रखना है, उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उनका समुचित उपयोग करें और पाठ्यक्रम को बिल्कुल समय पर पूर्ण करा दें। ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव करें। वहाँ डेढ़ होशियार ना बन जाएं कि नए नए सेलेक्ट हुए, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, हम इतनी तरीके से पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ा सकते हैं, ये पढ़ा। अरे भाई पढ़ा तो सकते हो, लेकिन वहाँ के संसाधन, वहाँ पे आपके स्कूल में लाइट ही नहीं है तो प्रोजेक्टर का क्या अचार डालोगे। तो यहाँ पे उपयोगी भी होनी चाहिए, व्यावहारिक भी होनी चाहिए और प्रभावशील भी होनी चाहिए।
तो ओवरऑल बात करें हम तो शिक्षण विधियों की ये 9 गुण पढ़ लिए। इन 9 गुणों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है उनको आपको याद रख लेना है। अब सीधे आते हैं शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती है। एक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक टीचिंग मेथड है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल ही रहा हूँ, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे वो मुझे पता नहीं है। मेरा काम मैं बोल लिया, अपलोड हो गया, काम हो गया। अब आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप इस लेसन के प्रति कितने क्रियाशील है, तो क्रियाशीलता के आधार पर, किसकी, छात्रों की क्रियाशीलता के आधार पर शिक्षण विधियों के बेसिक 2 भाग किए गए हैं। अर्थात शिक्षण विधियाँ 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला तो होती है अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ, और दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ। इसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अध्यापक जिसमें प्रमुख होता है और छात्र गौण होते हैं, वह कहलाती है अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ। और ऐसी शिक्षण विधियाँ जिसमें बालक शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, वह बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ कहलाती है। तो एक अध्यापक केंद्रित हो गया और दूसरा हो गया आपका बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ। इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ हमेशा महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ हैं, इसे अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ कहा गया है, जबकि बाल केंद्रित जो शिक्षण विधियाँ है उन्हें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ कहा गया है। तो आप एज अ गुड टीचर कौन सी शिक्षण विधियों का चुनाव करेंगे, मुझे पता है आप व्याख्यान में वही करेंगे, लेकिन करनी कौन सी चाहिए, आपको बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए। ये अलग बात है कि आप कौन सी करेंगे। अब अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, तो मैं 4 विधियों के अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, बाकी बाद में अपन पढ़ते रहेंगे। शिक्षण विधियाँ स्टार्ट कर दी है तो व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि में आएगी। दूसरा है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि में आएगी। कहानी विधि अध्यापक केंद्रित है, और पाठ्य पुस्तक विधि है वह भी अध्यापक केंद्रित है। तो ये 4 विधियां हैं, उनको जरूर याद रखें। ये 4 विधियां सबसे ज़्यादा काम आती है, फिर भी ये अमनोवैज्ञानिक है, इनका प्रयोग आपको ज़्यादा नहीं करना है। अब कक्षा में जाते ही आपको सबसे पहले किस प्रकार की शिक्षण विधि का चुनाव करना है, तो 9 गुण मैंने पहले बता दिए, वो तो होने ही चाहिए उसमें, और साथ में वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो आज हम एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ। अध्यापक केंद्रित वो लास्ट में पढ़ेंगे, बाल केंद्रित को हम पहले से शुरू कर रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में सबसे पहली विधि है, वह सबसे इंपॉर्टेंट है। इस विधि के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी, प्रश्न भी पूछेंगे, बस हम प्रश्न उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर देंगे। यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है, नेटवर्क नहीं है थोड़ा सा, इसलिए सबसे पहली विधि आती है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन, ये बिल्कुल याद रखें, किंडरगार्टन को ही शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है केजी। केजी का मतलब किंडरगार्टन होता है। अब इसको लोअर केजी बना दो तो एलकेजी हो जाएगा, बीच में आ जाओ तो केजी हो जाएगा, और ऊपर चले जाओ तो एचकेजी हो जाएगा, हायर किंडरगार्टन हो जाएगा। तो इसके अलग अलग रूप है, रूपों पे बात नहीं करेंगे, ओवरऑल किंडरगार्टन पे ही बात करेंगे। किंडरगार्टन यह कौन सी भाषा का शब्द है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किंडरगार्टन है वह जर्मन भाषा का शब्द है ना, लैटिन नहीं है ना ही अंग्रेजी है। किंडरगार्टन एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ एनटीटी के एग्जाम में पूछा गया था। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, इंपॉर्टेंट है ना, बच्चों का बगीचा होता है, और साधारण भाषा में इसे अपन बालवाड़ी भी बोलते हैं, बालवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो अपने यहाँ पे लोकल आंगनवाड़ी होती है उनको बालवाड़ी बोला जाता है। तो किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान या बच्चों का बगीचा, या जिसे बालवाड़ी भी कहा जाता है। यह विधि किसने दी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके विचारों से प्रभावित होकर दी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किंडरगार्टन की संकल्पना है वह किसने दी थी, वो आपको याद रखना है, फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल, पूरा नाम है इसका फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल। ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने रूसो के विचारों से प्रभावित होकर, ये प्रश्न पूछा गया है रूसो वाला, इसलिए ध्यान रखें। अब जो केजी कंसेप्ट है वो किसके विचारों से प्रभावित होकर दिया गया, तो रूसो एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे, इनके बारे में आपको कहीं न कहीं पढ़ने को मिल जाएगा। तो फ्रोबेल ने, अब हम छोटा सा ही नाम इस्तेमाल करेंगे कि नाम तो बहुत बड़ा है, फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल, लेकिन फ्रोबेल से ही काम चला लेंगे अपन, हेनरी फ्रोबेल नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखें।
तो फ्रोबेल ने केजी जो कंसेप्ट दिया था वो रूसो के विचारों से प्रभावित होकर दिया था, और इनका उद्देश्य क्या था, इस केजी का महत्वपूर्ण उद्देश्य उसकी बात कर रहे हैं। मनोरंजक खेलों के माध्यम से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। केजी यानी कि किंडरगार्टन फ्रोबेल द्वारा दिया गया, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, मनोरंजक खेलों के माध्यम से बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करना। आपने सुना होगा बच्चों में खेलने की प्रवृत्ति बहुत स्वाभाविक होती है। छोटे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो खेलना ज़्यादा चाहते हैं। अब आप छोटे बच्चे हैं नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन फ्रोबेल ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था खेल पर। और खेल भी कैसे, मनोरंजक होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए, रचनात्मक होने चाहिए, उसकी भी बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के खेलों की बात की थी उन्होंने। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया बालक की कल्पना शक्ति का विकास करना, किसके माध्यम से, मनोरंजक खेलों के माध्यम से। अब इस विधि के बारे में परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर आती है। किंडरगार्टन विधि है वह 6 सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल याद रखना है, 6 सिद्धांत हैं। किंडरगार्टन के 6 सिद्धांत हैं, और किंडरगार्टन में 5 प्रकार की शिक्षण सामग्री की व्याख्या की गई है। इंपॉर्टेंट, फिर समझ लें, किंडरगार्टन है वह कितने सिद्धांतों पर आधारित है, 6 सिद्धांतों पर आधारित है। और किंडरगार्टन पद्धति है उसमें कितने प्रकार की शिक्षण सामग्री पर बल दिया गया है, तो किंडरगार्टन है उसमें 5 प्रकार की शिक्षण सामग्री पर बल दिया गया है। हम पहले सिद्धांतों की बात करेंगे, कौन कौन से सिद्धांत है वो फ्रोबेल ने दिए थे। तो सबसे पहला आता है सिद्धांत एकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जरूर याद रखें कि केजी है वह किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। खुद फ्रोबेल ने कहा था इतने सिद्धांतों का पालन करना है और इतने प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है। इसमें से एक एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, कहीं कहीं कोटेशन भी आप पढ़े होंगे, 2 कोटेशन फ्रोबेल के हैं, वह भी इसके बीच में हम ले आएंगे। सबसे पहला ही सिद्धांत आता है एकता का सिद्धांत। क्या कहता है एकता का सिद्धांत, वो समझें। फ्रोबेल एक महान दार्शनिक थे, वह ईश्वर में ज़्यादा विश्वास करते थे और हर वस्तु में एकता की बात करते थे। अब इसने क्या कहा वो समझे। शिक्षा क्या है, तो ईश्वर से साक्षात्कार और वस्तुओं में एकता की पहचान करना ही शिक्षा है, ठीक है ना। इसलिए इस सिद्धांत को क्या नाम दिया, एकता का सिद्धांत। फिर समझ लें, ईश्वर से साक्षात्कार एवं वस्तुओं में एकता की पहचान करना, अर्थात हर वस्तु में आपस में कोई न कोई संबंध होता है, उसकी पहचान करना यूनिटी यानी कि इंटीग्रिटी कहलाता है, और यही सिद्धांत कहलाया एकता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है स्वतः विकास का सिद्धांत। किंडरगार्टन पद्धति है उसका दूसरा सिद्धांत है स्वतः विकास का सिद्धांत। और स्वतः विकास का सिद्धांत क्या कहता है तो समझ ले, प्रत्येक वस्तु का विकास, यहाँ वस्तु का मतलब है बालक, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु का विकास है वह उसके आंतरिक नियमों के अनुसार ही होता है, अर्थात इंटरनल जो इनबिल्ड पहले से दिया हुआ है उसी के अनुसार आपका विकास होगा। अब इसी आधार पर उसने कोटेशन दिया था कि एक छोटा सा बालक है वो पौधा है, पाठशाला है वह उद्यान है, और एक शिक्षक है वह माली है। ये फ्रोबेल का कथन था कि बालक एक पौधे के समान है, पाठशाला उसके लिए उद्यान है, और शिक्षक एक माली है जो उसको सींचता है और इसके विकास को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पे ये कोटेशन है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित, ये पूछा जा सकता है कि फ्रोबेल का जो कोटेशन है कि बालक एक पौधा है, पाठशाला एक उद्यान है, बगीचा है, और शिक्षक एक माली है जिसे इस पौधे की सिंचाई करनी पड़ती है, तो यह स्वतः विकास के सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे ये कोटेशन आधारित है। अगला सिद्धांत आता है स्वक्रिया का सिद्धांत। स्वक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है उसको भी समझ लें। आंतरिक शक्तियों के विकास हेतु क्रियाशीलता आवश्यक होती है। एक बालक के अंदर आंतरिक शक्तियां पहले से ही निहित होती है, लेकिन जब तक वो क्रिया नहीं करेगा, खुद क्रिया नहीं करेगा, तब तक वह आंतरिक शक्तियां बाहर नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ पे अगला सिद्धांत है स्वक्रिया का सिद्धांत। और इसी में फ्रोबेल ने फिर कहा था कि एक बालक के विकास में एक शिक्षक को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हस्तक्षेप है वो विकास को अवरुद्ध कर देता है। एक शिक्षक है वो बिल्कुल मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। स्वतः क्रिया का मतलब, स्वक्रिया का मतलब यही हो गया कि एक बालक है वो क्रियाशीलता के आधार पर ही अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करेगा। अगला सिद्धांत आता है खेल का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका बेसिक है। खेल का सिद्धांत पहले ही बता दिया कि बच्चों में खेलना स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और खेल के माध्यम से वह सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और उसने इस पे भी एक कोटेशन दिया था
खेल समस्त अच्छाइयों का उद्गम है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और मुझे पता है हमारे जितने भी छात्र हैं आजकल कोटेशंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये कोटेशन किसने कहा, ये कोटेशन किसने कहा, तो ये कोटेशन है, इसको भी अपनी डिक्शनरी में शामिल कर दे। खेल समस्त अच्छाइयों का उद्गम है, यह कोटेशन फ्रोबेल द्वारा ही दिया गया था और खेल के सिद्धांत पर आधारित है और खेल के सिद्धांत के द्वारा ही बहुत सारे सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। अगला आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है वो देखें। फ्रोबेल ने सबसे बड़ी बात की थी भय मुक्त शिक्षा। आपने सुना होगा एक बच्चा है वो पहले दिन जब स्कूल जाता है तो उसकी माँ है वो उसे बस में कैसे बैठाती है। आपने देखा होगा बच्चा लुढ़क लुढ़क कर बस से बाहर निकलता है, माँ धक्का मार मार के बस में बैठाती है, अर्थात वो पढ़ना नहीं चाहता। ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें भय का भाव है। यहाँ पे फ्रोबेल ने कहा था भय मुक्त शिक्षा। भय मुक्त शिक्षा है वह स्वतंत्रता के सिद्धांत का एक हिस्सा है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी फ्रोबेल ने कि एक बालक के विकास में हस्तक्षेप ना किया जाए। पहले सिद्धांत में भी ये बोला था और अगला बोला था केवल एक शिक्षक है वह पथ प्रदर्शक एवं मार्गदर्शक के रूप में ही कार्य करेगा। अब स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो किस बात पर सबसे ज़्यादा बल देता है, तो वह है भय मुक्त शिक्षा पर ज़्यादा बल देता है। अगले सिद्धांत की बात करें तो वह आता है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत क्या कहता है, तो बच्चों में सामूहिक खेल, सामूहिक गीत या सामाजिक कार्य करवाने चाहिए। सब क्रियाएं समूह में ही करवानी चाहिए। आपने समूह गीत प्रार्थना में ज़रूर किया होगा तो कहीं न कहीं एकता का अनुभव किया होगा, बोला हो तो, बाकी नहीं बोला हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो सामूहिक खेल, सामूहिक गान, सामूहिक क्रियाएं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वह किसी छात्र में एकता की भावना लाती है। इसलिए सामाजिकता का सिद्धांत है वो इसका अंतिम सिद्धांत है। तो फ्रोबेल द्वारा किंडरगार्टन के लिए कुल 6 सिद्धांत दिए गए थे। इन 6 सिद्धांतों को आपको ज़रूर याद रखना है। ये 6 सिद्धांत आप हमारे डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिखे हुए हम दे ही देते हैं, आपसे ज़्यादा तकलीफ नहीं करवाते। अब बात आता है किंडरगार्टन में जो शिक्षण सामग्री है वह किस प्रकार की रहेगी। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इन प्रश्न पे भी ध्यान दें। अर्थात एक शिक्षक को किन किन शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके एक बालक को पढ़ाना है। अब यहाँ बालक कॉलेज वाले नहीं है आपके पास, यह जो शिक्षण विधि थी वह छोटे बच्चों के लिए थी, प्री प्राइमरी। अर्थात आपके पास 1 से 3 से लगाकर 6 वर्ष के बच्चे हैं, 3 से 6, जिन्हें अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, उनके लिए केजी का कंसेप्ट था। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप शिक्षण सामग्री के रूप में किन किन का उपयोग करेंगे, किन किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फ्रोबेल ने बताया था कि सबसे पहली शिक्षण सामग्री है वह इंपॉर्टेंट, एक अध्यापक को सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी है, वो है खेल। खेल के माध्यम से ही आपको शिक्षा देनी है। और उन्होंने 4 प्रकार के खेलों का वर्णन किया था। खेल एक मनोरंजक होने चाहिए, मनोरंजक खेल हो तो ही बच्चा खेलेगा। सीधा आप पढ़वाने लगेंगे तो भाग जाएगा, गुरुजी ये खेल तो मुझे नहीं खेलना, उसे मज़ा आना चाहिए, ऐसा खेल खिलवाएं। तो खेल 4 प्रकार के, एक मनोरंजक होता है, एक रचनात्मक होता है, एक सामूहिक खेल होते हैं और एक खेल ऐसे होते हैं जो चरित्र का विकास करें। तो फ्रोबेल के अनुसार खेलों का वर्गीकरण भी 4 प्रकार से किया गया। कौन कौन से 4 प्रकार फिर समझ लें। खेल कैसे होने चाहिए, मनोरंजक होने चाहिए, दूसरा है रचनात्मक होने चाहिए, तीसरा है सामूहिक होने चाहिए और चौथा है चरित्र का विकास कर सके। इन 4 प्रकार के खेलों की बात की। इसके बाद आता है मातृ शिशु गीत, शिक्षण सामग्री। ये भी मातृ शिशु गीत क्या होते हैं, तो उस समय में उन्होंने एक लघु पुस्तिका निकाली थी किंडरगार्टन के बच्चों के लिए, जिसमें 50 गीतों का संग्रह था। ये प्रश्न पूछा गया है मातृ शिशु गीत में कितने गीतों का संग्रह फ्रोबेल द्वारा किया गया था। 50 गीतों की एक लघु पुस्तिका थी जिनके माध्यम से बच्चों को अभ्यास कराया जाता था। तो दूसरा शिक्षण सामग्री है वह मातृ शिशु गीत, 50 गीत की एक लघु पुस्तिका है। लेकिन तीसरा आता है उपहार। ये उपहार का प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण विधि किंडरगार्टन में कितने प्रकार के उपहारों का वर्णन किया है। तो देखिए किंडरगार्टन में 20 प्रकार के उपहारों का वर्णन किया गया है, कहीं 24 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन 20 ही सही है। देखिए एक प्रश्न मैं थोड़ा सा भूल गया बीच में कि ये केजी कंसेप्ट कब दिया था,
तो ये किंडरगार्टन है उसका कंसेप्ट दिया था 28 जून 1840 में। मैंने कहीं किताब में 1940 भी पढ़ा है। तो ये किंडरगार्टन मेथड है वह सबसे पहले कब दिया गया फ्रोबेल द्वारा, तो 28 जून 1840 को। 1940 हो नहीं सकता क्योंकि 1852 में ये स्वर्ग सिधार गए थे, इसलिए 1840 सही उत्तर है। अब उपहारों पर वापस आ जाते हैं कि उपहार की बात करें तो 20 प्रकार के उपहार ही उन्होंने अपने शिक्षण सामग्री में सम्मिलित किए गए थे। इस उपहारों में बहुत सारी चीज़ें थी, उनके कुछ बंडल थे, गन थे, त्रिभुज थे, ये 20 प्रकार के उपहार थे। उपहार की कंसेप्ट क्यों दिया इन्होंने, तो किसी भी छात्र की अभिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए, किसी भी छात्र की अभिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए उन्होंने उपहारों का कंसेप्ट दिया था। ये उपहार है वो किसी छात्र की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो कितने प्रकार के उपहार, 20 प्रकार के उपहार। और इसमें एक डीप प्रश्न और जोड़ दे कि फ्रोबेल के अनुसार महत्वपूर्ण उपहार कितने थे, तो केवल 7 उपहार थे वो महत्वपूर्ण माने थे, बाकी 13 थे वो ठीक है, 20 थे, 7 महत्वपूर्ण है। उपहार का प्रयोग क्यों किया, तो किसी भी छात्र को अभिक्रिया के प्रति उत्तेजित करने के लिए या किसी छात्र की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए उपहारों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है वह है कार्य। अगली शिक्षण सामग्री कार्य क्या होता है, तो जब किसी छात्र को उपहार दिए जाएं तो उपहार देने के बाद उस उपहार है वह विचारों को जन्म देते हैं और बालक के इन विचारों के अनुसार ही क्रिया करता है। तो उपहारों के बाद छात्र कार्य करना प्रारंभ करता है, अर्थात उपहार विचारों की जननी बनते हैं और ये विचार है वो कार्य की जननी बनते हैं। तो उपहार का योगदान कार्य के लिए भी है। और 5वीं जो शिक्षण सामग्री थी वह है पाठ्यक्रम। तो इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा दी थी, पाठ्यक्रम पर विशेष जोर नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि किंडरगार्टन में कम से कम भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए, गणित का ज्ञान दिया जाना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान दिया जाना चाहिए। लेकिन 3 चीज़ें जो जोड़ी जो इम्पोर्टेंट इन छात्रों के लिए, बागवानी का ज्ञान छात्रों को इसी अवस्था में दिया जाना चाहिए, कला यानी कि क्राफ्ट का ज्ञान, चटाई बनाना उन्होंने सिखाया था छोटे बच्चे को, तो कला, बागवानी, और तीसरा था संगीत। तो ये 3 चीज़ें पाठ्यक्रम में इंपॉर्टेंट है, भाषा, गणित, विज्ञान के साथ कला, संगीत एवं बागवानी। इसी के साथ हम किंडरगार्टन की विधि यहीं समाप्त करते हैं। कल उम्मीद है इस प्रकार की जो किसी नाम से या कुछ विशेष शिक्षण विधिया बाल केंद्रित जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, किंडरगार्टन आज पढ़ लिया अपन ने, कल मॉन्टेसरी की बात करेंगे और भी डाल्टन योजनाएं कल के टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।